अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। आज जी 46 कांग्रेसमैन अमेरिका के एक और खत उन्होंने लिख दिया है और लिखा उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडन को है गो के इफेक्टिवली जो बाइडन इज नो मोर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट इलेक्ट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अपनी टीम्स भी बनाना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से जो उन्होंने डिप्लोमेटिक राबते हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। बट ये 46 कांग्रेसमैन ने एक दफ़ा फिर ख़त लिखा है अमरीकी सदर को और ये कहा है कि जो पाकिस्तान में आपका डिप्लोमेटिक मिशन है, यानी कि जो एम्बेसी है, वो क्या कर रही है। हम पहले भी ये कह चुके हैं कि वहाँ पे आज़ाद करवाया जाए। नेमली वो कह रहे हैं कि अब हमारा फोकल पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की उनकी अनलॉफुल डिटेंशन है। और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इसमें कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं। उसके अलावा आज अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी कस्ब के ऊपर जब ये लेटर आया और उसके साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा सबूत मांगती थी 9 मई के, वो तो नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और फुटेजेस चलाई, CCTV फुटेजेस दिखाई कि ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जाके हमले करते रहे 9 मई के दिन। और फिर उसके अलावा लीडरान के बयानात, कुछ ऑडियो टेप्स और काफ़ी कुछ आज TV पर आया। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं, और इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का। चौधरी साहब, ये कहा गया कि आप हमेशा मांगते थे फुटेजेस और CCTV फुटेजेस। ये इमरान खान साहब बाकायदा कह चुके हैं कि CCTV फुटेजेस लेके आए, तो वो कहते हैं ये ले जी बिस्मिल्लाह CCTV फुटेजेस हम ले आए हैं। देखिए 9 मई की जो फुटेजेस हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो देखते हैं, हमारा तो मसला ये है कि जो आप लोगों ने जो 9 मई में हुकूमत ने जिन लोगों को रखा, मसलन उसमें तमाम लीडरशिप को रखा, तमाम लोगों को जो झूठे मुकदमों में मुलव्वस किया हुआ है आपने। 1.5 साल हो गया आप कोई चालान नहीं पेश कर सके। आज आपने पिंडी में जो चालान आपने अमेंडेड किए हैं उसमें आपने कहा पहले आपने ये चलाई रखी फिल्म सदाकत अब्बासी और फलां ने 164 का बयान, जब उन्होंने वो वापस लिया तो आज आप कह रहे हैं कि जी वो तो 164 का बयान हमारे पास है ही नहीं, हमने लिया ही नहीं। वो लिया नहीं तो वो क्या है जिनके अपना सफ़ों के बीच में साइन करा के आप लगे रहे। 9 मई में फ्रेम किया गया है बहुत सारे लोगों को। इसमें 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें जो मुलव्वस हैं लोग हैं, मतलब मुराद रास ने की तो वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए। अंदलीब अब्बास और खदीजा शाह एक गाड़ी में थी। अंदलीब अब्बास को छोड़ के खदीजा शाह को पोलिटिसाइज किया गया ना सारा। इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं। जो लोग वहाँ पे मुलव्वस नहीं है उनको आपने उठा के अंदर कर दिया, जो मुलव्वस है उनको आपने अपने पास रख लिया। किधर है वो लोग जो कि 9 मई में मुलव्वस है और जिनकी आपने पहले दिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आप करते रहे, वो किधर है आज? उनका वो आज एक दिन भी अरेस्ट हुए। 1.5 साल में आपने यास्मीन राशिद, चौधरी इजाज, महमूद रशीद, उमर चीमा, जिनका को लेना देना भी नहीं है, जिनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं, उनको आपने रखा हुआ। फिर जब बेलें होती हैं आप इमरान खान साहब को रख लेते हैं। जो उनका बेल का ऑर्डर आया परसों जो 4 जमानतों में, वो आपने पढ़ा? उसमें क्या लिखा हुआ है? जब एक बंदा अरेस्ट था, आपकी कस्टडी में था, तो फिर आपने उसको 9 मई में शामिल कर दिया। जो बंदे यहाँ पे आपने अरेस्ट किए उनको कोर्ट में थे, ठीक है, फवाद साहब समेत 6 महीने उनको आपने अरेस्ट भी किया, उल्टा लटका के जो तशद्दुद भी किया। लोगों के साथ क्या किया, वासिक के साथ, उमर तनवीर भट्ट, सदाकत अब्बासी, नाम लूं मैं, एक पूरी लिस्ट है। क्या किया मैं असलम इकबाल के साथ, उसका पूरा घर गिरा दिया। अच्छा, ये आपका जो पॉइंट है ये इख्तियार वली खान साहब के जरा सामने रखना है। इतना घिनौना जुर्म अभी और कोई भी इसको कंडोन नहीं करता इख्तियार वली खान साहब, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कोई बंदा छूट जाए और इतना घिनौना उसने जुर्म किया तो छूटना तो नहीं चाहिए था। ये एक वैलिड पॉइंट है फैसल चौधरी साहब का। और दूसरा साथ इसमें ये ऐड कर दीजिए, ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। आपने तो अभी 26वीं आईनी तरमीम सब इस मकसद के लिए की कि अदालतों को रोबस्ट किया जाए और जल्दी इंसाफ मिले। अभी तक अदालतों से उस पर क्यों नहीं फैसले आए, सजाएं क्यों नहीं हुई जो लोग गिरफ्तार हुए सर? अच्छा, एक तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपका बाजवा साहब। फैसल चौधरी साहब जो कह रहे हैं ना, मुझे इनकी बात जहां तक समझ आई, ये कह रहे हैं कि यार कुछ लोग बाहर हैं, इनको अंदर करना चाहिए, उनको डालना चाहिए केसेस में। तो ठीक है, वो लिस्ट आप फराहम कर दें जिनको आप समझते हैं कि वो दे आर द रियल कल्प्रिट, तो उनको इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे, उनको इसमें डाल देते हैं। और अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग बेगुनाह हैं तो आप उनके लिए कुछ शवाहिद ले आएं, उसके लिए तो रास्ता मौजूद है, कोर्ट ऑफ लॉ है, आप अदालत में जाएं, उनकी बेगुनाही को साबित करें।
जहां तक बात यह है ना, तो आज का दिन इस बात की दलील है और आज ये दिन साबित कर रहा है कि जो बात पीटीआई कहती थी कि 9 मई में और 9 मई से पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है, हकीकत में 9 मई का जो वाकया है वो बहुत बड़ा वाकया है, उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम है और इसमें इमरान खान से लेकर काफी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो एब्रप्टली उस वक्त ये सोचना कि कौन इसमें बड़ा है, कौन इसमें दरमियाना है, कौन छोटा है, कौन बिल्कुल मुलविस ही नहीं है, ये फैसला करना मुमकिन नहीं था। तो जिसके मुतालिक कहीं वीडियो मिली, जिसके मुतालिक कहीं इंफॉर्मेशन ली, तो उनको नामजद किया गया। एट द एंड ऑफ द डे जो चीजें भी होंगी वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी सरफेस पे। इमरान खान की तो अभी फर्द जुर्म लगनी बाकी है। ये कहते होते थे ना कि 9 मई में सब जो है वो उनकी बेले हो गई है और ये एक झूठा वाकया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो साबित हो रहा है कि आप बताएं, अभी आपकी पार्टी के लोग हैं जिसमें इबाद फारूक ले लें, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को ले लें, आप असद उमर को ले लें, आप इमरान इस्माइल को ले लें, ये डार साहब जो हैं उस्मान, उसको ले लें। कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसके मुराद सईद को देख लें जो ऑन रिकॉर्ड अब नहीं आ रहा, जिसकी ऑडियो टेप नहीं है, जिनकी वीडियो टेप नहीं है, जिनकी फुटेज नहीं है, सब सारी चीजें जो है आप मांगते थे, हमने आज आपको फराहम कर दी है। और ये भी हम अभी फिलहाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई, कुछ हालात ऐसे हो गए कि अब ये देना और आपके सामने लाना और कौम के सामने लाना ये चीजें जरूरी हो गई थी। तो ये आप तसल्ली रखें कि जो बंदा बेगुनाह होगा उसने छूट जाना है, लेकिन एज अ होल जो साजिश बनाई गई थी उसमें पीटीआई अगर एक पार्टी का मेन लीडर, जो उसका लीडर है इमरान खान नियाजी, वो मुलव्वस हो, तो इसका मतलब यह है कि उसकी किचन कैबिनेट, उसकी फेडरल कैबिनेट, उसकी प्रोविंशियल कैबिनेट्स, उसके वजीर, उसके मुशीर, वो सारे लोग उसमें मुलव्वस होंगे। एक बार उनसे पूछा जरूर जाएगा जो ठीक कह रहे हैं इख्तियार भाई। एक सवाल छोटा सा मैं फैसल भाई से पूछना चाहता हूँ, यही गुफ्तगू जो चल रही है कि अमेरिकी कांग्रेस के 46 मेंबरान ने खत लिख दिया तहरीक इंसाफ की हिमायत में, ठीक है जी, तो दूसरी तरफ पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने की जो है वो कॉल भी दे दी है। पूछना यह चाहता हूँ, ये क्या ये दोनों वाकयात जो हैं महज इत्तेफाक है या हस्बे रवायत फिर बैरून मुल्क से कोई हुक्म आ रहा है, आप कहते हैं कि रिहाई का वक्त आ गया है, इसको खोलें आप, ये क्या फरमा रहे हैं आजकल, जरा काबिल एहतराम फैसल चौधरी साहब। देखिए, अगर वो अमेरिकन जो लेटर लिखा है वो लेटर बिल्कुल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। उससे पहले मैं एक जस्ट जो बात की है साथी मेहमान ने, उन्होंने तो एडमिट कर लिया है कि उन्होंने बेगुनाहों को भी इसमें शामिल किया है। और प्रोसिक्यूशन जो है ये अदालतों की हम बड़ा आसानी से डाल देते हैं। 3 हिस्से होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, एक प्रोसिक्यूशन होता है और एडजुडिकेशन यानी अदालत के अंदर जो होती है वो तो फैसला साजी होती है। उससे पहले के 2 काम तो हुकूमत के करने के होते हैं। 1.5 साल से अगर ये नाहल रहे हैं, नाकाम रहे हैं अपने शवाहिद इकट्ठे करने में, वो काबिल एतराज बात है। आप खुद एडमिट कर रहे हैं। परसों नायब के प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हमसे मिस ट्रायल हो गया। तो क्या ये मजाक है कि आप किसी को उठा के मिस ट्रायल करें, 1.5 साल 2-2 साल अपना उसको रखें जेल के अंदर और बाद में कह दें कि जी उस वक्त तो मुमकिन नहीं था, मासूम भी गए और फलां भी गए और फलां भी गए। यानी आप जिसके खिलाफ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, जो आपको लाए हैं वो उनके साथ खड़े हो गए, तो वो आपकी जरूरत नहीं है। इख्तियार भाई ये क्या दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरे काबिल एहतराम फैसल चौधरी साहब? इख्तियार भाई इसका जवाब दें कि आपने बेगुनाह फंसा दिए बंदे, ये क्या जुल्म किया हुकूमत ने? एक बात और साथ दूसरी बात भी ये कर दूं कि मुझे काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि ये जो पहले 62 अफराद थे फिर अब 46 अफराद है, क्या आप इन अहम जो अमेरिकी कांग्रेस के शख्स हैं इनको जानते हैं आप? 2 बातें मैंने आपसे पूछी। अच्छा, मैं समझ गया। एक तो ये है ना कि जो लोग ये खत लिख रहे हैं ना, पहले ये 64 हुआ करते थे, अब ये मेरे ख्याल में कोई 42-44 रह गए हैं, ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं और 46 हैं जितने भी हैं, लेकिन कम हो गए, कुछ 18-20 लोग इसमें कम पड़ गए। ये सारे LGBT वाले हैं और LGBT और फिर जिसमें ज्यूइश लॉबी भी है, वो लोग जो इसराइल पर हमलों को जायज करार देते रहे हैं, वो लोग
जो फलस्तीन की आवाज़ दबाने के वकील हुआ करते थे कि इनकी आवाज़ दबाई जाए, और इजराइल के हक में ये प्रो इजराइलियन लोग थे। लॉबियस्ट फर्म जो पीटीआई ने हायर की थी, उनके और इनके किस तरह मरासम होते हैं। मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में ये बात अब बड़ी खुल के आ गई है कि आपको कहीं से भी लॉबिस्ट फर्म लेनी पड़ती है, तो लॉबिस्ट फर्म लेके आपके पैसे भी वहाँ पे बात होती है। और हमें इस तरह लग रहा है कि शौकत खानम अस्पताल के पैसे भी वहाँ पे लग रहे हैं, 190 बिलियन पाउंड के पैसे भी वहीं पे लग रहे हैं। जो गोगी ने पैसे इकट्ठे किए थे, फरा गोगी ने, वो भी वहीं पे लग रहे हैं। अब पाकिस्तान से उठाए गए पैसे पाकिस्तान के खिलाफ सारी बातें ठीक है। फैसल चौधरी साहब की बात का जवाब दिया आपने, बेगुनाह अफराद क्यों अंदर रखे हुए हैं, बात तो ठीक है। अच्छा मैं अब जो इन्होंने फाजिल दोस्त ने ये बात की ना, मैं इस पे तबसरा यूं करूंगा कि इनसे ही मेरा फिर सवाल ये बनता है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज मेरे ख्याल में भी इन्होंने देखी नहीं है, जिस किस्म के मास्क इन्होंने पहने हुए हैं, जो जीएचक्यू पे अटैक कर रहे हैं, जिस किस्म के लिबास और उन्होंने वो तैयारी करके, उनके हाथ में बंदूकें हैं और वो कर्नल शेर के मुजस्समों को तोड़ रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान को जला रहे हैं, और आपकी लीडरशिप उनको लीड कर रही है, तो आप इसमें किसको बेगुनाह समझते हैं? आप बेगुनाहों की लिस्ट फराहम करें और कुछ गुनहगार। जी फैसल भाई, आप बेगुनाह फिर किसे समझते हैं आप? एक मिनट भट्ट साहब, एक मिनट सर। इससे पहले इन्होंने ये भी कहा, चौधरी साहब ने, कि जो लोग गुनहगार हैं वो बाहर हैं। तो इनसे आपके तवस्सुत से जरा मेरा ये गुजारिश होगी कि जो इनकी नजर में गुनहगार हैं, जरा उनकी फहरिस्त भी मुरतब करें ताकि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सके। जी फैसल भाई। भट्ट साहब, ये कोई सवाल का जवाब नहीं है, ये तो बिल्कुल तौज़ीहात हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो बेगुनाह, अगर आप हुकूमत में आप हैं, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज आपके पास है, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज आप हैं, मैं शहजाद भट्ट और बाजवा ने लिस्ट अपना फराहम करनी है। आप लोग किस लिए बैठे हुए वहाँ पे? आप हुकूमत किस बात की है? यानी अगर आप ये काम भी अगर आपने हमारे कहने पे करना है, तो हमारे तो सारे बंदे छोड़े सबसे पहले। आपको नहीं पता कि कौन बेगुनाह और कौन गुनहगार है? जिसके खिलाफ आईजी पंजाब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपको नहीं पता? आईजी पंजाब को नहीं पता कि किसकी माँ के ऊपर वो बाहर के बैठे हैं? पीटीआई जिसने छोड़ी है वो बेगुनाह हो गया, जिसने पीटीआई को नहीं छोड़ा वो गुनहगार हो गया। ये आपका क्राइटेरिया है। आप लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन, आप फ्रॉड कर, इंसाफ करे इख्तियार भाई, आज इंसाफ आपके हाथ में। इख्तियार भाई इंसाफ करे, फैसल चौधरी इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ तो अदालतें करेंगी, मैं तो प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ। मैंने फैसल चौधरी की बात को पकड़ लिया। फैसल चौधरी की बात को देखें, एक मिनट। अच्छा सर, एक मिनट। मैंने जो आप उनको बचा रहे हैं, जरा मुझे बोलने। नहीं, मैं बचा नहीं रहा। फैसल चौधरी को मैं फैसल चौधरी ने आपके सामने ये बात की कि जो लोग गुनहगार हैं वो बाहर हैं और जो बेगुनाह है वो अंदर हैं। तो हम इनसे यही पूछना चाहते हैं कि जो लोग बाहर हैं और गुनहगार हैं, इसका मतलब ये है कि सर वो भी यही कह रहे हैं, हुकूमत आपकी है, प्रोसिक्यूशन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, एफआईए आपके पास है, आपने मुतय्यन करना है कि ये गुनहगार है या फिर ये बेगुनाह। तो कीजिए ना बाजवा साहब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेस पे ना कीजिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए, जो ये कह रहे हैं ना, इन्होंने बात ऐसी की थी कि जो गुनहगार हैं वो बाहर हैं। तो इनसे यही पूछ रहे हैं कि आपकी नजर में गुनहगार कौन है? उनकी जरा फहरिस्त देना, नाम बताए। चले फहरिस्त को छोड़े, कुछ नाम बताए कि वो कौन कौन लोग हैं। अच्छा चले, इख्तियार भाई, ये जरा ना वो हम रिटोरिकल उसमें चले गए और इसके अंदर मर्ज हो गया सारा, वो ना खिचड़ी पक जाती है। मैं एक सादा सा सवाल आपके सामने ये रखता हूँ कि आपने लोअर कोर्ट्स में क्यों रिफॉर्म्स नहीं किए? ये 26वीं आईनी तरमीम सारी अदालतों में रिफॉर्म्स के लिए आई थी। सबसे बड़ा शिकवा जो कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ही हुआ कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं नहीं हो रही। प्रोसिक्यूशन आपके जो इदारे आपके अंडर है, यानी कि गवर्नमेंट से आपकी फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, उनके अंडर है, उन्होंने प्रोसिक्यूट करना है। और फिर लोअर कोर्ट्स, अगर आपको वहां पर जजों से शिकवा है जहां पे ये केसेस चल रहे हैं 9 मई के, तो उन पर उनकी रिफॉर्म्स की ही कोई नहीं गई 26वीं आईनी तरमीम में। इनकी तो सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए थी। देखें बाजवा साहब, तरमीम को पास हुए अभी जो है 1 महीना नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। तो जरा थोड़ा सा सब्र करें। जो रिफॉर्म्स आनी हैं
आप एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जो है, तो इस तरह हमसे अगर आप प्रोग्रेस मांगेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा। और आपको पता है कि हम कहाँ कहाँ पे हम फाइटिंग कर रहे हैं। एक तरफ देखें कि ये लोग कांग्रेसमैन से खत लिखवा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो IMF को लेटर लिखते थे, इधर धरने भी कर रहे हैं, इधर SCO समिट हो रहा है, ये डी चौक पे और रियासत पे हमलावर भी होते हैं। आपको पता है अब ये पेशावर से इन्होंने, इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इंगेज कर रहे हैं स्कूल के असातिज़ा को, और उसमें 1 लाख असातिज़ा को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है नौकरी से, उनको ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ तहरीक में शामिल होगे, हमारी जो फाइनल कॉल है उसमें, तो हम आपको रिस्टोर करेंगे, अदरवाइज आपको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। अंदाजा करें ये कितनी घटिया सियासत है इनकी। जवाब ले और ये लेते हैं बात उनसे। मैं फैसल भाई को ना इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, टॉकिंग टाइम भी नहीं मिला सर प्रॉपर। अब जरा उनको जवाब दे रहे हैं। फैसल तरकई साहब इनके वजीर तालीम है खैबर पख्तूनख्वा में, ये उनकी अपनी टीवी को दिया गया उनका इंटरव्यू है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू वहीं से जारी करेंगे जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। हाँ जी चौर साहब, जो इख्तियार साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि KP की सरकारी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं आप 24 के एहतजाज के लिए, और फिर आप स्पोक्स पर्सन वो है या फैसल तरक्की को ले, वो अपने इल्जाम पे जो ये ले रहे हैं या इनका जवाब देंगे या फिर ये कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। अब मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ किसी। ठीक है, वो आप चलें, वो आप बात 24 नवंबर के हवाले से चूंकि बात हो रही है, तो इख्तियार साहब क्या PTI ने आपसे कोई एहतजाज या धरने के लिए हुकूमत या इंतजामिया से बाज़ाब्ता को दरख्वास्त की है और आप दरख्वास्त दे रहे हैं? और आखिरी बात, क्या सूबे में गवर्नर राज नाफिज होने की ये जो बाज़गश्त चल रही है, ये क्या है? ये 2 बातों पर राय दीजिएगा। सब पहली बात यह है कि एक तो इनकी तरफ से अभी कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं आई। ये चीज़ें देखनी होंगी कि ये एहतजाज के लिए आ रहे हैं तो ये जलसा कर रहे हैं, ये रैली कर रहे हैं, या इन्होंने बैठ के धरना देना है वहाँ पे कब्रें खोदनी और कफन पहनना है। इन सारी चीज़ों को देखकर और फिर ये भी देखा जाएगा कि इनके एहतजाज में अफगान महाजर कैंप जलोज़ई, अफगान महाजर कैंप शमशतू के अगर लोग शामिल हैं, उसमें असातिज़ा को, खैबर पख्तूनख्वा को ब्लैकमेल करके उनको शामिल किया गया है। TMS के मुलाजिमीन को सस्पेंड करने के बाद उनको कंपेल किया जा रहा है कि आप एहतजाज में शामिल हों, तो फिर मेरे ख्याल में ऐसे एहतजाज को अलाउ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इफ अगर आप अपने डेमोक्रेटिक सर्कल में रहते हुए अपने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, फिर आप आइए। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि आंखें लाल करके और जुल्फे बखेर कर आप बदमाशी करेंगे या उससे आप हमें डरा लेंगे कि हुकूमत जो है वो या खुद रिजाइन कर देगी या फिर कैदी नंबर वो क्या है उसको उठा के आपके हवाले कर देगी, तो नथिंग विल हैपन लाइक दिस। ये इस तरह कभी ना होगा और ना कभी सोच में रखें। और आपकी जो अमेरिका ने कहा अभी तो आप बिल्कुल प्रेशर में नहीं आएंगे। मैं फिर एक दफा यही अर्ज करना चाह रहा था कि जरा फैसल चौधरी साहब ने उस हवाले से तो कह दिया कि वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, ठीक बात है, वो किसी और से पूछना चाहिए पार्टी में। फैसल भी ये बताएं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया तोशाखाना 1 में जो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो तरीकाकार था वो सही अडॉप्ट नहीं किया गया, जिस तरह से सजा हुई थी तोशाखाना उसमें 1 में। मैं ये लगता है कि आपकी जमात ने, ओवरऑल आपकी लीगल टीम ने उसको 2 तरीकों से, एक तो लीगल फ्रंट पे और दूसरा पॉलिटिकल फ्रंट पे उसको कैपिटलाइज नहीं किया उसके ऊपर कि ये देखिए नया प्रोसिक्यूटर खुद कह रहे हैं कि ये किया किस तरह सजा दी गई थी तोशाखाना 1 में और 2 तैयार बैठा हुआ तोशाखाना। देखिए जो लीगल टीम तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली इसको कैपिटलाइज नहीं करती। फिर इमरान खान साहब ने कल ये वहाँ पे डिमांड किया, उनको मैंने ये डिमांड किया, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको इस पे ऊपर जो रहा, क्योंकि आजकल वो 24 के में ज्यादा मसरूफियत हो गई है, इन चीजों पर वो कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे बात जिस वक्त करनी होती है। तो सब ये भी जरा बताइएगा कि ये इमरान खान साहब को जो ये खदशा है कि मिलिट्री कोर्ट में उनको ट्राई किया जाएगा, अभी लेटेस्ट जो उनका बयान आया उसके अंदर दोबारा उन्होंने इसको रीइटरेट किया है, लेटेस्ट से मतलब है चंद रोज पहले जो आया है, ये किस बेसिस के ऊपर है? एंड बीइंग अ लॉयर,
क्या ये मुमकिन है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये कजिया तय ना हो और उससे उसके अलावा जो है इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट में किसी तरह से उनका केस चलना शुरू हो जाए? आपने उनको लीगल एडवाइस इस हवाले से क्या दी? आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है भी? नहीं, देखिए यहाँ पे लीगल एडवाइस का तो ताल्लुक बाजवा साहब इसलिए नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई कानून के मुताबिक काम थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे तो एक मामला जो इस तरह है जिसको हर किसी को उठा लेते हैं, फिर 1.5 साल बाद आके कहते हैं कि जी हमसे गलती हो गई, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और फलां काम नहीं हुआ और फलां को हमने अंदर रखना, तो हम अंदर ले गए और गुनाहगार को हमने बाहर रखा हुआ है। और क्योंकि उसने पार्टी छोड़ दी थी उस वक्त हमारे कहने के ऊपर, लिहाजा उसके तमाम जुर्म माफ है। और क्योंकि ना कोई पॉलिटिकल रीजन है, ना कोई लॉजिकल गवर्नेंस की बात है, ना ये डिलीवर कर पा रहे हैं, महंगाई इन्होंने तबाही फेर दी है, आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। जहां तक जो टीचर्स का मामला तो एक उसके ऊपर फंसा हुआ है, शायद उसके ऊपर वो मामला जो केपी के गवर्नमेंट फैसल भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है आज का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बानी चेयरमैन की तरफ से जो पैगाम बुशरा बीबी लेकर आ रही हैं वो आजकल ऑथेंटिक समझे जा रहे हैं। सवाल के बिला ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा हैं और वकील भी हैं उनके, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आइंदा मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि बुशरा बीबी अगर क़यादत संभाल लेगी तो पीटीआई का ग्राफ बुलंद होगा? आर यू विद मी सर? देखिए, कल ये बात बड़ी साथ इमरान खान साहब ने बात की और बाद में बुशरा बीबी का अपना भी स्टेटमेंट आ गया और मैंने ये खान साहब के कहने के ऊपर जो अंदर उन्होंने साफियों को बात की, जो कि आपकी आज़ादाना मीडिया में क्योंकि पब्लिश नहीं होती, रिपोर्ट नहीं होती, तो फिर वो दोबारा करनी पड़ती है। तो उन्होंने ये कहा था कि वो उनका मैसेज पहुंचा रहे हैं पार्टी वालों को, क्योंकि उनकी पार्टी की एक्सेस जो है वो रोक दी गई है। चंद दिन पहले जब उनके लोग उनसे मिलने गए, उनके पॉलिटिकल दोस्त मिलने गए, तो उनको वहां पे पकड़ के अरेस्ट करके हवालात में कर दिया। तो फिर किसी ने मैसेजिंग की है ना, तो वो सिर्फ पैगाम रसानी कर रही है। इस पर बुशरा बीबी का अपना भी स्टेटमेंट आ गया, उनकी कोई डिजायर भी नहीं है कोई वो पॉलिटिक्स करने की, ना वो पॉलिटिक्स करेंगी। पीटीआई के जो सरबराह हैं वो इमरान खान है और वही रहेंगे और उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है। और उनके होते हुए जो है वो बाकी फैमिली जो है एज ए फैमिली तो डेफिनेटली वहाँ पे साथ होती है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल जो हेड है वो इमरान खान साहब ही रहेंगे। ठीक है। अच्छा इख्तियार भाई, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो हम दोबारा उस पर आ जाते हैं, जो खत है ये 46 कांग्रेसमैन ने जब दोबारा लिखा है, इससे पहले 64 थे, फिर उसके अलावा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक जो करारदाद मंजूरी थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ट्रंप इंतजामिया ने ये कह दिया, टैसिटली कह दिया या डायरेक्टली कह दिया कि ये आप काम करें कि अनलॉफुल डिटेंशन है इमरान खान साहब की, उनको बाहर निकाला जाए, जो बाकी पार्टी लीडरान है जो भी इस खत के अंदर मंदरजाते हैं, अगर उन्होंने इंप्लीमेंट करने को कह दिया, तो आपकी जमात या आपकी हुकूमत जो है वो क्या कहेगी? एब्सोल्युटली नॉट, डोनाल्ड ट्रंप, हम नहीं मानते किसी भी किस्म की तुम्हारी बात। देखिए बाजवा साहब, ये अमेरिका में हमने अक्सर सुना है, उनकी एक प्रोवर्ब है, वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस। राइट। कोई फ्री लंच नहीं है। अब वहां पर ट्रंप इंतजामिया को क्या मौत बड़ी हुई है, उनको क्या कयामत बड़ी होगी कि वो ये बोलेंगे कि आप इसको छोड़ दें। सही। कांग्रेसमैन की उन पे अपनी लीगल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन ये पड़ी हुई है कि आपको कश्मीर में हमारी जो कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ, माओ बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती कब से शुरू है, उस पे उनको लपकुशाई की जरूरत नहीं होती। आप फलस्तीन में होते हुए मजालिम पर अगर मुंह नहीं खोल सकते, उस पे आवाज नहीं उठा सकते, तो आज उनको हमने कह दिया कि यहाँ पर कोई, ठीक है आपका वैलिड पॉइंट होगा, लेकिन मैं तो आपसे और बगैर कोई कानूनी बात के इमरान खान जेल में नहीं पड़ा, बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं और पाकिस्तान एक नंबर 2 कहेगी नहीं, आपका बड़ा सादा से ये कहना है। नंबर 2 मैं बताता हूँ आपको कि ये वैसे ही मजाक में और कंपनी की मशहूरी के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहते रहते थे, आजकल एब्सोल्युटली यस कहते हैं। हमने ये प्रूफ किया था 1998 में कि एब्सोल्युटली नॉट कैसे होता है। कह रहे हैं हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम इंशाल्लाह, ठीक है, वो आपका ओपिनियन सर इस पे आ गया। प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी कोई किसी किस्म का इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या फिर ओवरऑल जो मुतालबत है कांग्रेसमैन के उसके हवाले से कुछ आ गया, तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फैसल। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद थे और इख्तियार वली खान साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं।
मुल्क में जो सियासी मामला चल रहे हैं वो तो हमने डिस्कस किए, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन असल चीज़ इकॉनमी है। मुल्क की मईशत बेहतर कैसे होगी और क्या हम इन कर्जों से जान छुड़ा पाएंगे, और फिर इंपॉर्टेंटली टैक्सेस जिनके बोझ तले आम बंदा दबा हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि ज़राई टैक्स भी सूबे IMF के कहने पर सूबे आयत करें 40 से 45% तक का सुन रहे हैं कि ज़राई टैक्स लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो टैक्स खसारे का पहले क्वार्टर में सामना है वो 188 अरब से ज़्यादा है। ये कहाँ से निकलेंगे पैसे, और जो टारगेट्स रखे गए थे, सेट किए गए थे, वो कितने रियलिस्टिक थे? और जाहिर है कि एट द एंड ऑफ द डे तो हमारे पैसों में से हम ही पर टैक्स लगेगा जिससे ये खसारे पूरे होने हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं एंड वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जब ज़राई टैक्स की हम अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 45%, अच्छा सूबे उस पर KP और सिंध कहते हैं कि पहले पंजाब लगाए, उसके बाद हम देखेंगे। पंजाब अगर लगा भी देता है, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो ज़राई इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जो किसान है, जिसको पहले भी इन्होंने सब्सिडाइज नहीं किया, और वो हुकूमत कहती है कि वो मॉडल ही ख़राब था कि आप एक जो रेट मुकर्रर कर देते हैं, सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करते हैं, तो उन्हें तो पहले काफ़ी नुकसान हो चुका है। अगर ये लग जाता है IMF के कहने पर 40 से 45% ज़राई टैक्स, तो क्या किसान बर्दाश्त कर पाएंगे आपके ख्याल में? जी, ज़राई इनकम टैक्स जो है वो IMF का मुतालबा है कि इस दफ़ा तमाम सूबे भी उसी रेट पे लगाएं जो इस वक्त वफाक का रेट है पर्सनल इनकम टैक्स का और कॉर्पोरेट का। ज़ाहिर है वो हाईएस्ट रेट अब 45% पे जा चुका है। अब सूबों ने अभी तक, सिर्फ पंजाब ने जल्दी में एक बिल पास कर दिया है कल, और इसकी जो नफाज होगा वो 1 जुलाई यानी कि 2025 से होगा। मगर इसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि इसकी क्वांटिफिकेशन कैसे की जाएगी, क्योंकि अगर आप 15 एकड़ तक लोगों को माफ़ रखते हैं और उन पे टैक्स नहीं लगाते हैं, ज़ाहिर है वो छोटे फार्मर्स हैं। मगर IMF का मुतालबा है कि नहीं, आप इसको फार्मर की जो एग्रीकल्चर ओनरशिप है उसको भूल जाए, और यहाँ भी अगर 6 लाख से इनकम तजावज़ करती है तो उसी रेट पे टैक्स लगाए जैसे कि आपने वफाक की सतह पे लगाए हुए हैं। अब एग्रीकल्चर में ये इनकम का तयन कौन करेगा, डिक्लेयर कैसे होगी, असेसमेंट कैसे होगी, और इसका असर क्या होगा? जाहिर है जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, वो अब तकरीबन पाकिस्तान में ये अगर अदाद-ओ-शुमार देखे जाएँ तो तकरीबन 2% लोगों के पास इस वक्त कोई 25% ज़मीन है जो काबिल काश्त है, और उनमें से ज़्यादातर लोग खुद काश्तकारी नहीं करते हैं, वो बहुत बड़े ज़मींदार हैं। या तो उन्होंने ज़मीनें जो है वो अपने, जाहिर है कि जो लैंडलेस लोग हैं उनसे वो करवाते हैं, और वो ज़्यादातर उनके मुरीद भी हैं जो बड़े बड़े ज़मींदार सिंध में और पंजाब में पाए जाते हैं, उनका जिक्र कर रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें किराए पे दी हुई हैं, यानी कि वो बस उसका एक रेंट ले लेते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होगा जब इसको नाफिज करेंगे, तो कोई लॉ जो बनाया है पंजाब ने भी, उसके अंदर भी नेट इनकम निकालना, अखराजात को देखना, इनसे असेसमेंट के लिए तो कोई इनके पास ना लोग है, ना कोई इनके पास क्राइटेरिया है। और ये 97 से भी जो इस तरह का टैक्स लगाया भी गया उसको वसूल इसलिए नहीं कर पाते। ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उसमें ये हुकूमत का ये क्लेम है कि मुल्क में ज़राअत और लाइव स्टॉक से 2300 अरब रुपए तक टैक्स निकाला जा सकता है। और हम ये बात तो बहरहाल करते हैं कि वही जिनकी आपने बात की, जो बड़े ज़मींदार हैं और हज़ारों एकड़ों के मालिक हैं, उन पर तो टैक्स होना चाहिए, और ज़राई टैक्स है ही नहीं यहाँ पे। तो आप समझते हैं कि ये 2300 अरब टैक्स निकल सकता है लाइव स्टॉक और ज़राअत से? देखिए, लाइव स्टॉक के बारे में तो खैर ये वफाकी का ही सब्जेक्ट है। जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की, उस पर भी बड़ा मैं हैरान होता हूँ कि ये क्यों नहीं देखते। आइन के अंदर इसमें क्लियरली जिक्र किया हुआ है कि ये सिर्फ क्रॉप्स से रिलेटेड जो इनकम होती है उसी को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। मगर कैटल की हो गई और स्टॉक, ये सारी तो ऑलरेडी वफाक ने इकट्ठा करना था, और वफाक उस पर अगर इकट्ठा नहीं कर रहा, पोल्ट्री हो गई, ये कैटल हो गई, तो वो तो उनका कसूर है। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार मैंने देखकर उस पर एक आर्टिकल भी लिखा, उसके हिसाब से कोई 8-9% ही बनती है GDP में क्रॉप्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगर वो अपने सारे खर्चे भी निकालें तो मेरा हिसाब से ये टैक्स जो है तकरीबन 2 ट्रिलियन तक इकट्ठा हो सकता है। मगर उसमें वही मसला आएगा जिसका हमने जिक्र किया कि ये जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, क्या वो अपनी नेट इनकम दिखाने को तैयार होंगे या नहीं होंगे।
अब मतलब वो वे अराउंड काफ़ी सारे निकाले जा सकते हैं, निकालते भी रहे हैं लोग। जी काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बड़ा सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे पास एक खातून आई थी, उसने कहा कि मैं बेवा हो गई थी कुछ 6 महीने साल पहले, तो वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो गई, जहाँ उसने एक स्कूल बना लिया। 25-30 बच्चे सुबह आते थे, 25-30 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। अब उसको LDA ने 2.5 करोड़ रुपए का एक दावतनामा भेज दिया कि जी कमर्शियल प्रॉपर्टी कराओ जो तुम्हारे बाप की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त क्या मुनसिफाना निज़ाम चल रहा है? अमीर और गरीब और हम जैसे जो टैक्स पेयर हैं, ये सब बराबरी पर इनसे टैक्स लिया जा रहा है, या आप समझते हैं, आप डिसएग्री हैं? देखिए, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम तो बहुत ही गैर मुनसिफाना है। हम सबको पता है कि इस वक्त जो तकरीबन वफाकी सतह के ऊपर भी 3.8 ट्रिलियन का तो वो खुद मानते हैं कि हमने एग्जम्पशंस दी हुई हैं, और ये एग्जम्पशंस इसमें अगर हम राहत याफ्ता तबके निकाल दें तो फिर बहुत थोड़ी रह जाती हैं, क्योंकि उन्हीं को ये एग्जम्पशन हासिल हैं। उसकी आप देखें कि अगर जैसे आपने एक बेवा का जिक्र किया, अगर कोई बेवा अपने खानदान के कफालत करने के लिए जो उसके हस्बैंड की वफात के ऊपर उसको कोई पैसा मिले, अगर वो था या उसकी बिजनेस का पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर तो वो सीधा 15% टैक्स लगा देते हैं। और अगर आप उसमें कोई ये भी 6 लाख इनकम का भी ख्याल नहीं करते, 1 लाख भी हो तो उसमें से आपका 15,000 ले लेंगे, और उसमें फिर और ज्यादा ये करते हैं कि अगर रिटर्न फाइल ना हो तो 30% ले लेते हैं। तो इस वक्त तो टैक्स निज़ाम इस तरह का है कि एक तरफ हमने बहुत नाराजगी हुई है, और दूसरी तरफ जो पहली वाले लोग हैं, दूसरे जिनकी फिक्स्ड इनकम है, उनके ऊपर हमने टैक्स रेट इतना बढ़ा दिया लास्ट टाइम कि अभी कल ही आपने देखा कि जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं फिनेंस और रेवेन्यू के, उन्होंने खुद अली परवेज मलिक साहब ने एक फंक्शन में फरमाया कि अगर हम 500-600 बिलियन की जो टोबैको की इंडस्ट्री से हमें टैक्स चोरी है, इसके अलावा अगर हम अमीरों से टैक्स ले लें तो फिर हम इनका टैक्स कम कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि अगर आप उनसे टैक्स नहीं ले पाते तो फिर आप क्या इसका जो है वो नुकसान सैली वाले लोग भरेंगे? ये तो फिर आपकी अपनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और निज़ाम की खराबी है जो सही तरीके से उन लोगों से टैक्स नहीं ले पाता जहाँ टैक्स लेना चाहिए। अब 97 से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कहने को तो लगाया हुआ चारों सूबों ने, मगर आप देखें तो चारों सूबे नहीं हुई। पंजाब तो इस वक्त 120 मिलियन से भी ज़्यादा, ये तो समझे दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है। आप सूबा तो छोड़े, उसकी टोटल टैक्स कलेक्शन आप हैरान होंगे 342 अरब थी पिछले साल। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या, और उनको जो वफाक की तरफ से 4 ट्रिलियन से ऊपर मिला, उसके प्रोजेक्ट्स बना के और आप वहाँ अपने वो संगे बुनियाद लगाते रहते हैं। और मगर जहाँ टैक्स कलेक्ट करने की बात आती है तो इतना बड़ा सूबा होने के बावजूद वो सिर्फ 350 अरब रुपए भी इकट्ठे नहीं कर सका है। तो ये बड़ी ज्यादती है कि हम टैक्स का जो बोझ है वो एक जैसा नहीं रखते हैं। अगर कोई बहुत इस वक्त जिम्मेदार है और वो बहुत अच्छा कमा रहा है तो उसको भी वही टैक्स देना चाहिए जो एक सैलरी वाला आदमी दे रहा है, और या एक कोई बिजनेसमैन दे रहा है। तो फिर इनकम में ये तो नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर आप समझते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी ज़ाहिर है फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जो टैक्सेस आप उनसे इकट्ठा करें, उनमें से फिर जो लोग वाकई टैक्स प्रोडक्टिविटी में उन्होंने हिस्सा भी लिया और उसके बाद वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं क्रॉप्स की और हमारी फूड सिक्योरिटी में, तो उनको जैसे पूरी दुनिया में सब्सिडी दी जाती है, आप फसलों के लिहाज से दे दें, आप कैटल के लिहाज से दे दें, इसमें आप किसी भी लिहाज से दे दें। फूड इन्फ्लेशन के हवाले से, यानी कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनके निर्ख बहुत ऊपर चले जाएंगे, कुछ लोगों को ये खदशा है अगर ज़राअत पे टैक्स लगा, ये इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जाहिर जब जो भी टैक्स लगता है तो वो पास ऑन ही किया जाता है, क्योंकि चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, हर कोई उसको अपनी कॉस्ट का हिस्सा बना लेता है। तो ये तो बहुत बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जब आप कोई भी टैक्स लगाएंगे तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो यही होगा कि प्राइसेस ऊपर जाएगी। अब उसको तो हम रोक नहीं सकेंगे। ऑलरेडी हम अपनी जो ज़राअत की तरफ देखें, जहाँ तक क्रॉप्स है, तो आप देखेंगे कि हमारी पर एकड़ यील्ड ही इतनी लो है। एक तरफ पर एकड़ यील्ड लो है हमारी, दूसरी तरफ इतनी महंगी बिजली के साथ, इतनी महंगी के साथ किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि
जिस तरह के टैक्सेस दूसरे मुल्कों में लगते हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में भी लग जाएं। पहले उसमें बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, किसी ने सादा ट्यूबवेल भी लगाना है तो ज़ाहिर है कि बिजली पे चलेगा। ये तो अब स्टार्ट हो रहा है कि जनाब सोलर ट्यूबवेल दे देते, सोलर पैनल्स दे देते हैं जिन पे ट्यूबवेल आप चला लें, या फिर ट्रैक्टर्स ऐसे दे देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक हों, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ जो बाकी चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा पंजाब का जो किसान है या पाकिस्तान का जो किसान है, जो उसको भुगतना पड़ता है पूरी दुनिया में किसानों के साथ, वो मामला नहीं है। एक जाते जाते बात सर, हुकूमत अक्सर इसकी बात करती है और बड़ा इसमें वो कह लें कि प्राइड फील करती है कि स्टॉक एक्सचेंज को देखें वो किधर पहुंच गई है। अच्छा, वो वाकई एक नफसियाती हद से दूसरी, दूसरी से तीसरी, पता नहीं किधर पहुंची हुई है, लेकिन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोई नहीं हो रही। यानी कि मुझे नहीं नजर आया कि कोई नई कंपनी खुली हो। ये वही स्टॉक्स हैं जो आपस में फली फूली जा रहे हैं। फायदा किसको हो रहा है? मुल्क की इकोनॉमी को कितना फायदा है इसका? जिसका कोई फायदा मुल्क की इकोनॉमी को नहीं होता, वही शेयर जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हुए होते हैं, उसी शेयर्स की वैल्यू को आप इसको सट्टेबाजी की मार्केट कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो लोगों को पहले इंड्यूस करते हैं, जब प्रॉफिट ऊपर जाता है फिर उसको बेच के उनका नुकसान करते हैं। तो ये भी एक बड़े जो प्लेयर्स हैं उनकी गेम है, और उसका इकोनॉमी को तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं। अब देखिए चलते चलते आपने आपने देखिए इंडिया ने दो बड़े ऐसे बनाए कंपनीज, एक अमूल तो बहुत पुरानी थी जो अब दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है डेयरी प्रोडक्ट्स। अभी गो चीज देखे, चाइना को इस कदर कौ चीज चाहिए कि मैं अभी फिगर देख रहा था कि 176 बिलियन की उनकी सिर्फ डेयरी की प्रोडक्ट की इंपोर्ट है, जिसमें कौ चीज बहुत। उन्होंने पाकिस्तानियों से कहा कि आप हमसे बात करते हैं लेकिन आप हमें इस पैकिंग में जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है कौ चीज दीजिए। पता चला कि पाकिस्तान में अव्वल तो कौ चीज की कंपनी बनाती भी नहीं है जो कि मार्केट किया जा सके, चाहे जाएगा एक्सपोर्ट किया जा सके। तो गो चीज अब इंडिया का इस वक्त चाइना को जो है पिछले क्वार्टर में उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की है। एक तरफ तो हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने किसानों की कोई मदद ही नहीं करते हैं, और उनके कोई ऐसी एग्रो बेस्ड वो कंपनीज बनाए, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए जिससे उनको भी फायदा हो और मुल्क को भी फायदा हो। तो हमारी तो सिर्फ बातें होती है, बस टैक्स लगा दे, मगर जाहिर है टैक्स अगर आप लगाएं तो उसका फायदा तो ये होना चाहिए कि वहाँ पे आपकी मॉडर्नाइजेशन भी हो, आप जदीद जो है वो ज़राअत करें, आपका वहाँ से काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। तो अभी बाजवा साहब और आप भी ज़राई टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब असेंबली में बाइकआउट किया और टैक्स के खिलाफ। मैं ही आपसे पूछना चाहता हूं, जब तमाम तनख्वाहदार अफराद, प्रोफेशनल, सनतकार सब टैक्स देख रहे हैं, तो ये जो सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले जिम्मेदार है, ये टैक्स क्यों नहीं देते? क्यों मुखालफत कर रही है पीपल्स पार्टी, और क्या करना चाहिए हुकूमत को? इस पर कोई अपनी राय दे। जी, यकीनी तौर पे ये बात असूली तौर पर ठीक है कि ये जो बड़े जिम्मेदार हैं इनको तो हर हाल में टैक्स देना चाहिए, मगर वो खुद असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं। अगर अभी है कि जब आप इसकी इलेक्शंस की फिगर साल के बाद देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें बहुत ही कम टैक्स आया है, क्योंकि ये लोग और हिले बहाने लगाकर उसमें बहुत सा खसारा डालेंगे और कोई ना कोई तरीके ईजाद करके, तो इनसे टैक्स लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इनके एसेट्स देखें वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं जिम्मेदारों के, ये नई नई गाड़ियां रखते हैं, बाहर के टूर भी हैं, हर चीज है, मगर ये तो एक सैलरी के आदमी के बराबर भी टैक्स नहीं देते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। और उसका बर्डन फिर ये गरीब किसानों के ऊपर उनकी इनपुट्स महंगी करके लगा देते। इनपुट्स अब इतनी महंगी हो चुकी है कि वो बेचारा से यूरिया की बोरी भी खरीदना उसके लिए बहुत बहाल है। ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सूरत हाल जैसी होती है पाकिस्तान में इकोनॉमी के लेके वैसी ही है अभी भी। मतलब ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स बेहतर हुए होंगे, लेकिन आम आदमी से सड़क पर निकल के अगर शहजाद हुसैन भट्ट साहब माइक लेके ना यूं करके पूछा जाए ना कि कैसा चल रहा है, हुकूमत तो कह रही है कि सिंगल डिजिट में आ गई है महंगाई और ये बेहतर हो गया और वो स्टॉक एक्सचेंज इधर पहुंच गई और ये जो मामला था, बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, सारा कुछ नहीं। तो उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जो बड़े जिम्मेदार है, जो मैंने पूछा सालाना करोड़ों का टैक्स जिम्मेदार नहीं दे रहा, तो उन्होंने कहा वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं और असेंबलियों में बैठे हुए जो अफराद है वो तो टैक्स नहीं देते, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है भाई। लेकिन उसके अलावा मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप बाहर निकल के सड़क पे किसी से पूछें ना कि कितने हालात बेहतर हो गए हैं माइशत के, तो वो फिर जो जवाब देगा वो यहाँ चलाया भी नहीं जा सकता। इतने बेहतर हो गए कि आपकी तनख्वाह से डबल टैक्स कट रहा है आजकल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।